8 से 11 है ना, और शाम को जैसे शेयर स्क्रीन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ फिर आपको दिखा रहा हूँ। जी सर। तो शेयर स्क्रीन है तो मैं ये इस पे जाके बोर्ड ये खोलूंगा क्या, ये ओपन बोर्ड जो है? नहीं, अभी आपको पहले अपना ओपन बोर्ड किसे पढ़ाना, ओपन बोर्ड पढ़ा के पढ़ा था? हाँ ओपन बोर्ड। तो पहले खोलो ओपन बोर्ड, नीचे खोलो। ब्लैंक पढ़ा ना, ब्लैंक पे पढ़ाओ। हाँ ब्लैंक। खोलना क्या बोर्ड आपने? नहीं खोला तो नहीं, तो पहले का खोला हुआ है ना, अब शेयर स्क्रीन कर दो। ठीक है, शेयर स्क्रीन करके इस पे चला जाऊंगा। हाँ ठीक है, मतलब और तो कुछ नहीं इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी, बाकी तो देखना सब सही है ना। ये होना ही सही वीडियो। ये मैंने कर दिया चैट पे। म्यूट कर दो। म्यूट ऑल। हाँ, ओके। चैट में पोस्ट कर रखा है तो मैंने। ठीक है। अच्छा 45 से 5:45 से क्लास। बच्चे इसमें दिखाई पार्टिसिपेट, एक बच्चा दिखा रहा है। एक वो मैं ही हूँ शायद। अच्छा, अभी तो बच्चे कितने? 5:45 से क्लास थी। तो कैसे नहीं है? 5:45 से क्लास है, बच्चे तो नहीं है जबकि मेला है, 150-200 बच्चे हैं इसमें। देखो सैटरडे 5:45। अब आया क्या कोई? अदीब ठीक है, ये कनेक्ट हुए सब बच्चे। ये आ गए ना 19 बच्चे। नहीं अभी तो पूरी ठीक है ना, ये आपका वीडियो स्टार्ट करना है बस। बस और कुछ नहीं करना होगा। ये वीडियो आपका स्टार्ट है ना, ये रहा। विपुल कुमार है 11704। इसको बड़ा कर लूँ ना सर? हाँ कर लो, यहाँ से नहीं इसको ऐसे कर लो। अब इस पे लिखूंगा बच्चे से बात करना, क्या नहीं मेरे भी विजिबल है। आप तो लिखो। हाँ गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही है आपको मेरी? ओके क्लियर आवाज आ रही है? गुड, वेरी गुड, गुड इवनिंग।
ओके बेटा, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है। माई सेल्फ विपुल कुमार राय। यस, आपकी चैट विजिबल है। माई सेल्फ विपुल कुमार राय, और मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री में 3 पार्ट रहेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वीडियो नहीं आ रही है? मेरी फोटो नहीं दिख रही आपको? बेटा मैं विजिबल हूं या नहीं? नहीं दिख रहा? कुछ कह रहे हैं विजिबल, कुछ कह रहे हैं नहीं विजिबल है। बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? आधों को दिख रहा हूँ, आधों को नहीं दिख रहा हूँ। विजिबल हूं ना? गुड, ओके। और मेरी आवाज भी आ रही है अच्छे से? हाँ, आपकी चैट भी विजिबल है। ओके, तो मैं आपको पीसी पढ़ाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री पता है आप लोगों को क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर आते हैं? सॉलिड स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रेडियो एक्टिविटी। हाँ, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो कैसा रहा आप लोगों का साल? सारे मुश्किल वाले चैप्टर नहीं बेटा, मुश्किल आसान बना देंगे सब आपकी, है ना? गुड रहा। हाँ, एग्जाम नहीं देना पड़ा तो ऑब्वियसली गुड तो रहेगा ही। मेरा नाम बेटा विपुल कुमार राय है। इन शॉर्ट वीकेआर सब बोलते हैं। विपुल कुमार राय लिख देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी बिल्कुल, यस वीकेआर सर, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा पीसी, फिजिकल केमिस्ट्री। ये मेरा सब्जेक्ट है। कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, चलो अभी लिख लो। 9929698214, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। कितनी क्लासेस हो गई आप लोगों की? नहीं, पीसी की बात नहीं कर रहा। अच्छा, 5-6 क्लासेस हो गई, ओके, ठीक है। आईओसी की एक हो गई ना, टोटल 5 हो गई। गुड, मैथ्स की ओनली, ठीक है। तो बेटा सारा कुछ में इम्प्रूव हो जाएगा, बशर्ते आपको फोकस्ड और डेडिकेटेड रहना है ना? तो सब कुछ आपको आ जाएगा। बशर्ते ये है कि मैं मतलब अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कह रहा, हर सब्जेक्ट में, इवन फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, जितना सर आपको बोल रहे हैं ना, आप उतना फोकस करते हुए चलो ना, उतना केवल करते चलो। बाकी अलग से आपको कुछ भी नहीं करना है। कॉपी कैसे बनाए? कॉपी जैसे बनाते हैं वैसे बनाना। इतना ट्रिकी क्वेश्चन पूछोगे? सारी बातें होंगी। पहले सुन लो मुझे, आपका पूरा फोकस जो है वो चैट में लिखने पे है ना? तो वो सारी चीजें अभी रुक जाइए आप लोग, पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिए। कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वीकनेस दूर हो जाए, आपको सब्जेक्ट पे कमांड हो, तो उसके लिए ये है कि आपको टोटल टीचर को फॉलो करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं कहना है, करना है। जितना कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है उतना कंटेंट करना है, ठीक है। जो सर आपको होमवर्क दे रहे हैं वो होमवर्क कोशिश करनी है कि अगली क्लास से पहले वो होमवर्क कंप्लीट हो जाए। अपने मन से कोई भी मटेरियल सॉल्व नहीं करना। जो आपको मटेरियल मिल रहा है वो प्लेंटी ऑफ इनफ है, ठीक है। आपको जो शीट मिल रही है, हाँ, अगर आपको बहुत सारे लोगों को डाउट है सर बुक कौन सी करें, तो बुक आपको केमिस्ट्री में, मतलब मेरे सब्जेक्ट में आप एनसीईआरटी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी बेटा सारा डर आपका पीसी का दूर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना? मैं हूं ना उसके लिए। कोई बुक नहीं करनी है, कोई है ना वस्ती वस्ती कुछ नहीं करना है।
जो आपको मटेरियल मिल रहा है, शीट मिल रही है, जो रेसेस मिल रही हैं, केवल और केवल उन्हीं को सॉल्व करना है, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सारा फोबिया आपका सब्जेक्ट का दूर हो जाएगा। मैं हूं ना, बस आप लोग मेरे पे विश्वास रखो। ठीक है, नोट्स में अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अब कुछ लोग पूछ रहे हैं नोट्स बनाना है क्या? जैसे मैं हैंडआउट तो दूंगा ही आपको जो मैं लिख रहा हूँ, बशर्ते आपको अगर कोई चीज ऐसी है ना जो आपको नहीं पता है, तो आप साथ में अगर आप बैठ रहे हो ना, आप क्लास अटेंड कर रहे हो, तो उस समय आपने एक कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीजें आपको नहीं पता है उनको नोट डाउन करते चलो। हैंडआउट तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो आपको यही करना है कि साथ में अटेंटिव होके, ऐसा नहीं कि आराम से आप तकिया लगा के बेड पे आराम से स्क्रीन देख रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। देखो मैं भी क्लास चाहता तो घर से ले सकता था, बट मैं यहाँ आके ले रहा हूँ ताकि मतलब लगे कि हम एक कुछ सिंसियर वर्क कर रहे हैं ना। तो आप आराम से मत बैठिएगा, आप टोटल अटेंटिव होके, फोकस्ड होके, पेन कॉपी लेके साथ में बैठिए। मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट है बेटा, सफिशिएंट नहीं, मोर देन सफिशिएंट। मतलब जो नोट्स आपको दिए जाएंगे, जो कंटेंट आपको कराया जाएगा, अगर आप उसको थॉरोली कर लो तो आप अंडर 100 में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैं अंडर 100 की बात कर रहा हूँ। बेटा ये सारी चीजें आप क्यों फालतू की पूछ रहे हो? हैंड आउट कितने टाइम के लिए रहेगा, पहला चैप्टर कौन सा होगा? पहले ये एक्चुअली प्रॉब्लम ही है कि हम फोकस नहीं है, हमें जो बातें बताई जा रही है हम उसको सुनने में नहीं इंटरेस्ट रखते, हम अपनी बात कहने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो पहले इन, और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप मतलब अगर कोई बोले कि सर कोई शॉर्टकट, तो हाँ डेफिनेटली एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है कि आप अगर होमवर्क अपना डेली का डेली कर लो, ठीक है, आज जो आपको पढ़ाया गया अगर आप वो अगली क्लास से पहले कंप्लीट कर ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप बैकलॉग इकट्ठा कर रहे हो, बहुत सारा होमवर्क आपका पेंडिंग है, तो वो कभी नहीं पूरा होना बेटा। एक दिन जो होमवर्क छूट गया, अब अभी शुरुआत है एक्चुअली, है ना? हाँ मैं स्टार्ट करूंगा अभी, पहले जो बातें बता रहा हूँ उनको समझ लो, क्योंकि ये सारी बातें अगर हम साल भर फॉलो करते हुए चले ना, तो डेफिनेटली हम सेलेक्ट हो जाएंगे। बट ये कहने को बहुत छोटी सी बात है कि डेली होमवर्क करना है, बट अगर इसमें से अगर देखा जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर आपका काम पेंडिंग रहता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा होमवर्क छूटता जाता है, तो हमें सब्जेक्ट से डर लगने लगता है। फिर चीजें क्या होती हैं कि डिस्कनेक्ट होने लगती हैं, और हमें फिर लगता है यार ये सब्जेक्ट तो हमें आता नहीं। आवाज कट रही है बेटा, अपना नेटवर्क चेक करिए, है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ना कि आपकी एक होमवर्क कॉपी जरूर होनी चाहिए। मेरी एक आदत है, मैं फिजिकल जब क्लास रहती है तो वहाँ डेली होमवर्क चेक करता हूँ, लेकिन अभी तो खैर आप ऑनलाइन हो। सर हम प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देते हैं, फिर तो बेटा वही उन्हीं चीजों को आप मतलब एक साल बहुत डिसिप्लिन से रहना है। हर टाइप के जो डेविएशन से उनसे बचना है, टीवी हुआ, मोबाइल हुआ, इन चीजों से बचना है हमें, अगर आप सेलेक्ट होके अच्छी आईआईटी में जाना चाहते हैं तो। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम शुरू में तो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है हमारे, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, वो एनर्जी ई की पावर -x से डिक्रीज करने लगती है, और ये जो एनर्जी है ना वो धीरे धीरे छोटी होने लगती है। तो अगर अपना एनर्जी कंटेंट अगर आप मेंटेन करते रखो, बढ़ाने को नहीं कह रहा हूँ, आज जो एनर्जी लेवल आपके अंदर है, वो एनर्जी लेवल आप साल भर अगर मेंटेन कर लो ना, तो ये मोर देन सफिशिएंट है सिलेक्शन के लिए। तो मतलब कुछ अगर अजीब ही हो जाए उस दिन, सपोज भूकंप आ जाए या कुछ नेचुरल कैलेमिटी वगैरह आ जाए, तभी आपका सिलेक्शन रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुक सकता। हाउ टू मेंटेन एनर्जी रखने का तरीका यही है कि आप अपने मतलब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसका होमवर्क प्रॉपर तरीके से डेली रूटीन में करते रहो। ठीक है, क्लासेस मिस ना करो, बहुत छोटी छोटी सी बातें बेटा। सर मेरा होल ईयर ऑनलाइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, होल ईयर ऑनलाइन है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पूरे साथ हूँ आप सबके साथ, इवन सारे टीचर्स का सपोर्ट है आपके साथ, ऑनलाइन में भी सबका सपोर्ट रहेगा।
कंसंट्रेटेड रहने के लिए बेटा सबसे सही सबसे जो बड़ी चीज ये है कि आप ये सोचो, पहले अपने लिए ड्रीम रखो कि मुझे आईआईटी में जाना है ना। पहले ये ड्रीम होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आपके पास ड्रीम है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। ठीक है, तो पहले ये सब लोग सोच लो यार कि मुझे आईआईटी जाना है ना, अच्छी आईआईटी के अंदर जाना है। वो सब एक्चुअली अगर हम कुछ भी ना पढ़े, अब जैसे मुझे कह दो तो मुझे तमिल से डर लगता है क्योंकि मैंने तमिल पढ़ा ही नहीं है। तो केमिस्ट्री से डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है। हाँ बेटा, हिंदी मीडियम की क्लास चलती है और हिंदी मीडियम में भी मैं क्लास लेता हूँ। ठीक है, हिंदी मीडियम की भी क्लास होती है। अब देखो ना, ये कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। अभी आईआईटी का एग्जाम दिया नहीं, ब्रांच डिसाइड करने लगे, है ना। पहले जो हमारे सामने, हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, चलिए फिर सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। आवाज अभी आवाज कैसी आ रही है? सेम आ रही है। स्टाइकियोमेट्री फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा। स्टाइकियोमेट्री में आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। स्टाइकियोमेट्री में रेडॉक्स वगैरह हम पढ़ेंगे, बट मोल अभी नहीं पढ़ेंगे। जहां उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी नहीं नोट्स बनाने हैं। आप तो केवल ये करो ना कि जैसे मैं हैंड आउट दूं आपको, और जो चीजें आपको नहीं आती वो लिखते चलिए। आप कॉपी पेन लेके, अगर कोई चीज एक्स्ट्रा मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है तो वो आप लिखते रहिएगा साथ में। ठीक है, अभी ये जो मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? मुझे भी लग रहा था मेरी आवाज ठीक आ रही होगी। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं, है ना। एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, थोड़ा देखा जाए कि पुराना कैसा है आप लोगों का। चलिए मुझे बताइए आप कि व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ आयरन? प्रॉपर यूनिट के साथ बेटा। ठीक है, मतलब बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सही बताया है। एक्चुअली एटॉमिक वेट की यूनिट नहीं होती है। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज जस्ट 56। आप जो एएमयू बता रहे हैं ना, दैट इज वन एटम का वेट है 56 एएमयू। और जो ग्राम पर मोल लिख रहे हैं दैट इज मोलर मास। क्लास नोट्स नहीं बनाने बेटा। अभी मैं जो आपको हैंड आउट दूंगा, जो चीज मिस लगती है आपको कि वो आपको नहीं आती, वो आप लिख लेना, है ना। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आइडियल गैस की? एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस 1.5 RT, that is 3/2 RT. Okay, that is kinetic energy of an ideal gas, not potential energy. हाँ नमन, सही है बेटा। काफी लोगों ने सही जवाब दिया, हर्ष ने भी सही दिया, हिमांशु ने भी दिया। FRT नहीं बेटा, जीरो होती है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं आइडियल गैस में, क्योंकि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता आइडियल गैस के अंदर। बड़े बहुत बेसिक है। हाँ तो अब तो टाइम है ना, अब तो पढ़ोगे ना अच्छे से। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो हमें क्या करना होगा कि हमेशा सोचते रहना है कि ये चीज तो हमें आती नहीं है। ये थोड़ी ना सोचना है, हमें सीखना है उसके बारे में। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसका उसको न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपने उसको अलग कर दिया, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? जीरो। गुड।
बहुत बढ़िया। गोल्ड कैसा सॉल्व है? गोल्ड सॉल्व पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नहीं होता बेटा। मतलब एक जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, गुड। चलिए, तो थोड़ा सा सॉलिड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड हैव फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, हैव लो वेपर प्रेशर। लो वेपर प्रेशर ये नहीं समझ में आया। चलिए अब लिखना बंद करिए। चलिए मुझे ये बताइए कि सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है क्या? पहले तो ये बताइए कि डज सॉलिड हैव वेपर प्रेशर? एब्सोल्युटली, सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है बेटा, है ना। आप लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ोगे कि अगर किसी चीज को आप फ्रीज कर रहे हो, आपने लिक्विड सॉल्यूशन में देखा होगा कि अगर आप किसी सब्सटेंस को फ्रीज कर रहे हो तो जहां पे सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर उसके लिक्विड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, वहां वो चीज फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये बताऊंगा मैं, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको लिक्विड सॉल्यूशन में, बट ये याद रखिएगा कि सॉलिड हैव वेपर प्रेशर। आपको सिंपल सा एग्जांपल देखना है तो आप फ्रीजर खोल के देख लो, आपको वेपर दिख जाएंगे सॉलिड के ऊपर, आइस के ऊपर वेपर्स दिख जाएंगे, है ना। बट उनका जो वेपर प्रेशर है ना बहुत कम होता है, वेपर फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, लो डिफ्यूजिबिलिटी होती है ना। तो ये सब हमने 9th-10th में पढ़ा हुआ है सॉलिड के बारे में। इतनी बातें तो सबको पता है, बहुत कॉमन सी चीजें हैं। नया क्या है? दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो कैटेगराइजेशन है वो नया आपको पता है सॉलिड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। बताइए भी, सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो दो हाफ में किया गया, किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अब उनको दो पार्ट में क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन? yes, on basis of order of their constituent particles। अगर मैं बात करूं तो सॉलिड का दो पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में। जो नीड थी क्लासिफाई करने की, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो उसमें क्या है कि एक ऑर्डरली अरेंजमेंट मिलता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन देयर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है भाई? देखिए मतलब अननेसेसरी ऐसी चीजें ना लिखिए, मतलब ठीक है आपको आता है वो अच्छी बात है, बट आपका फोकस लिखने में ना हो, सुनने में होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं तो वहां पे पार्टिकल्स का एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप है। जैसे देखो मैं सपोज एक वॉल बना रहा हूं, है ना, तो दीवार में क्या है कि जो आपने ईंट लगाई है वो सारी एक डेफिनेट शेप की है और उनका अरेंजमेंट कैसा है, प्रॉपर है, तब जाके दीवार बन गया। तो नहीं कि किसी को कहीं भी मैं रख दूं, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन अब अगर आप ये सोचो ना, मेरे पास अलग अलग शेप के पत्थर हैं और मैं उनसे दीवार बना रहा हूं, तो वहां पे एक ऑर्डरली ज्योमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। एमोर्फस हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बेटा ऑर्डर यहां भी होता है, बट वो ऑर्डर जो है वो ज्यादा डिस्टेंस तक चल नहीं पाता, ठीक है। इसमें बात करूं तो जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दे हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। ऑर्डर का मतलब जो पैटर्न है, जैसे हम ऑर्डर का देखिए, हम जैसे बेडशीट वगैरह देखते हैं या क्लोथ्स देखते हैं तो उसमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है ना, वो रिपीट होता है ना, एक डिजाइन होती है ना समथिंग जो रिपीट होती रहती है पूरे पैटर्न के अंदर, वो ऑर्डर है।
इसी तरीके से पार्टिकल्स जो हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री में दिखते हैं। जैसे देखो ना आप, तो मैं बताता हूँ कि ऑर्डर का मतलब क्या है। देखो, एक मिनट, जैसे मैं ये पार्टिकल्स रख रहा हूँ, देखना ध्यान से, पार्टिकल्स को स्टैक कर रहा हूँ, बेटा देखिए ये एक पैटर्न दिख रहा है ना, पार्टिकल्स अरेंज है एक पैटर्न के अंदर, दिख रहा है सबको। लेकिन वही मान लो सपोज इस तरीके से रख दिया, यहाँ रखा, यहाँ रखा, फिर यहाँ एक पार्टिकल आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, ये कोई पैटर्न बन रहा है क्या? है ना? तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो ऑर्डरली मैनर में नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, दैट इज क्रिस्टलाइन, और ये क्या है बेटा, एमोर्फस, ठीक है। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट है are in definite geometrical pattern. एक पैटर्न मिलता है। अब देखोगे कि मैं आपको क्यूबिक पढ़ाऊंगा, सिंपल क्यूबिक पढ़ाऊंगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक पढ़ाऊंगा, तो वहां एक आपको एक बेसिक एंटिटी मिलेगी, एक यूनिट सेल बनेगा जिसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। Not in definite geometrical pattern. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, आइस मेरा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आइस कितने डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है? एक्सटर्नल प्रेशर इज 180। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? 0 डिग्री सेल्सियस, सिंपल, ठीक है। तो इनका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है ना, दे हैव फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। बट एमोर्फस सॉलिड में ऐसा नहीं होता। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, एमोर्फस सॉलिड के जो एग्जांपल है वो रबर है। आपने लोगों को टायर वगैरह जलाते हुए देखा होगा, सड़कों पे लोग टायर वगैरह कुछ लोग जलाते हैं, तो वहां पे क्या होता है ना, टायर को अगर आप हीट करोगे ना, तो टायर ऐसा नहीं है कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे वो हीट पाता है ना, वो सॉफ्ट होने लगता है, धीरे धीरे उसके बॉन्ड क्लीव होने लगते हैं, वो सॉफ्ट होने लगता है, फिर एक टेम्परेचर की रेंज में वो लिक्विफाई होता है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्स टेम्परेचर पहुंचते ही वो मेल्ट करने लगा, ठीक है। आइस के लिए तो फिक्स है कि आपने एक टेम्परेचर दिया, उसको 0 डिग्री सेल्सियस दिया अगर टेम्परेचर, या उसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर दिया तो मेल्ट कर जाए। बट एमोर्फस सॉलिड के लिए ऐसा नहीं है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता, नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। बेसिकली दे सॉफ्ट विद इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं तो वहां पे एक उनके लिए, अगर आप पॉलीमर केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो टीजी और टीएम समथिंग टेम्परेचर होते हैं, उन लिमिट्स में वो उनका वेरिएशन होता है प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो एक रेंज के अंदर मेल्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, है ना। अब अगर मैं उनकी कूलिंग कर्व की बात करूं, तो देखिए जैसे अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड पे आऊं, तो उनका जो कूलिंग कर्व है बेटा वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ध्यान से मुझे सुनेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनते चलेंगे। उनका एक डेफिनेट कूलिंग कर्व होता है जिसमें स्टेप्स होते हैं, ब्रेकेज होते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लो सपोज आइस का ही बना रहे हैं, या मतलब लिक्विड वाटर का बना रहा हूँ, कुछ इस टाइप से पैटर्न बन रहा है।
यहाँ पे वेपर फेज है, ये लिक्विड है और ये सॉलिड स्टेट है। इधर मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ और इधर टाइम ले रहा हूँ। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करता जा रहा हूँ, ठंडा करता जा रहा हूँ उसको, देखिए इस तरीके का शेप मिल रहा है मुझे। यहाँ पे लिक्विड वेपर आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है। बट एमोर्फस सॉलिड के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई कंटिन्यूटी नहीं होता बेटा। ये देखिए इनका सॉरी डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, कंटिन्यूअस कर्व होता है इस तरीके से, ठीक है। उनका ग्राफ स्मूथ होता है, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब जो वेपर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, नहीं पता लगेगा आपको। कंटिन्यूअस कर्व होता है कूलिंग कर्व, टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरिएशन, ये कूलिंग कर्व है बेसिकली। बेटा पैटर्न और ऑर्डर का ये डिफरेंस है। पैटर्न मतलब किसी ज्योमेट्री का रेपिटेशन, है ना। हम जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा उदाहरण दिया, बेडशीट वगैरह में एक ज्योमेट्री क्या होती है, वो रिपीट होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से मान लो अगर कोई मेरे पास यूनिट सेल है, उसमें एफसीसी यूनिट सेल बन रहा है और उसका थ्रू आउट इसका रेपिटेशन हो रहा है, तो ये पैटर्न हो गया, ठीक है। और उस पैटर्न का थ्रू आउट रेपिटेशन होना पूरे क्रिस्टल के अंदर, वो ऑर्डरली ज्योमेट्री है। वो एक्चुअली जो एमोर्फस में है कर्व स्मूथ क्यों होगा बेटा, कूलिंग कर्व कंटिन्यूअस होता है इनका, है ना, क्योंकि वो एक किसी फिक्स टेम्परेचर पे बेंट नहीं हो रहे हैं, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं वेपर की बात करूं, तो वेपर को मैं ठंडा कर रहा हूं, सपोज मैंने पानी की वेपर्स है ना, उनको ठंडा करना शुरू किया, तो पहले उनको लिक्विफाई किया टाइम के साथ, गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया। लिक्विफाई कब हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे। फिर लिक्विड का टेम्परेचर कम करके मैं उसको सॉलिडिफाई कर रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे, और जहां भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, फिक्स रहेगा। फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर लिक्विड को वेपर में लाना है या वेपर को लिक्विड में लाना है, तो ये प्रोसेस जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा वाटर के लिए, ठीक है। तो आप तो ये याद रखिएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनका जो कूलिंग कर्व है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और एमोर्फस सॉलिड का जो कूलिंग कर्व है वो कंटिन्यूअस होता है। इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे है फिक्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये है बेटा ना, कि मान लो मैंने एक यूनिट मास ले लिया, सब्सटेंस का यूनिट मास ले लिया, ठीक है। लिक्विड फेज में यूनिट मास, सॉलिड फेज में ले लिया, है ना, हीट एंड हीट नहीं है। अब मुझे क्या करना है ना कि उसको मेल्ट कराना है। तो मेल्ट कैसे होगा, मैं उसको हीट दूंगा और हीट एनर्जी लेके उसके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, यही होगा ना। तो जैसे जैसे मैं हीट सप्लाई करूंगा, वो उसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं ना, तो उसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स है। क्यों फिक्स है, इसका रीजन क्या है समझिएगा। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में बात करूं ना बेटा, तो सारे बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल है। जो बॉन्ड्स हैं दे आर आइडेंटिकल। मान लो यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, तो वो सारे बॉन्ड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ और स्ट्रेंथ के हैं। तो मान लो अगर सपोज मेरे पास 1 मोल बॉन्ड है, तो अगर ये सारे इक्वल लेंथ और स्ट्रेंथ के हैं, तो उस 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे फिक्स एनर्जी चाहिए, है ना।
अच्छा, मैं मतलब एक चीज सुनिए मेरी बात आप, है ना, कि अभी 6:17 हो रहे है ना, 6:17 हो रहे हैं। क्लास कितने बजे तक है? 7:15 तक है। 7 o'clock से पहले कोई मैसेज अब नहीं करेगा, ठीक है? आपके जो भी डाउट होंगे वो 7 o'clock से 7:15 के बीच में पूछ लीजिएगा। ठीक है? इस तरीके से तो बेटा पढ़ाने नहीं दोगे लोग, आपको हर स्टेप पे प्रॉब्लम है। 7 o'clock से के बाद आपके जितने भी डाउट होंगे वो सारे डाउट पूछ लीजिएगा, इससे पहले आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि मतलब बहुत सारे लोगों का मोटिव सीखने का नहीं है, मतलब उन्हें बस अपनी बात पहुंचानी है। तो पहले सीखने की कोशिश करो बेटा, ठीक है? और चूंकि आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल तक होना चाहिए। अगर आप नहीं है तो पहले प्रिपरेशन करके आइए, जो भी चैप्टर पहले से मैं बता दूंगा कि ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर करके आइए, अदरवाइज ये तो पूरा सब कुछ डाइल्यूट हो जाएगा मामला ही। अब किसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं पता, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना? हाँ ऑब्वियसली बेटा, सही बात है, आप लोग ड्रॉपर हो, आपके पास वैसे ही टाइम का शॉर्टेज है। तो अगर बहुत बिल्कुल जो छोटी चीजें हैं, मतलब जहाँ कहीं भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा, बट आप बहुत छोटी छोटी चीजों पे इंटरप्ट करोगे तो फिर तो सब्जेक्ट का बंटाधार हो जाएगा, है ना? तो अभी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। 7 बजे के बाद आपको जितने डाउट है सबके डाउट बताऊंगा एक एक करके, अभी कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब कोई मैसेज नहीं करेगा, 7 बजे से पहले कोई मैसेज नहीं आने चाहिए। पढ़ाने दो यार, मतलब ये जो फीचर है ना चैट वाला, इसने तो चलिए। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है? हीट ऑफ फ्यूजन से मतलब क्या है कि अगर मेरे पास एक सॉलिड स्पीशीज है, उसमें अगर आपने सपोज एक मास फिक्स कर लिया, मान लो सपोज 1 ग्राम ले लिया, 1 ग्राम आइस को मुझे 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली मुझे हीट देनी पड़ेगी। मैं इस चैट बॉक्स को ही मिनिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और हीट दे रहा हूं तो मैं कर क्या रहा हूँ, उसके बीच जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक कर रहा हूँ, बॉन्ड को ब्रेक करके उन एंटिटीज को अलग अलग कर रहा हूँ। आपको पता है कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल्स अपने लैटिस पॉइंट पे फिक्स होते हैं, है ना? उनके पास केवल वाइब्रेशनल एनर्जी होती है और अपनी वो मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहते हैं। तो अगर आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो तो कर क्या रहे हो, सॉलिड और लिक्विड के बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हो, जिससे सॉलिड मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, फ्री हो जा रहा है अपने लैटिस पोजीशन से, और वो लिक्विफाई हो रहा है, लिक्विड स्टेट में आ रहा है हीट एनर्जी गेन करके। अब चूंकि एक सॉलिड का पार्टिकल जितने अदर पार्टिकल से लिंक है, अगर उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ बराबर है, उसका मतलब मुझे वहां पे फिक्स एनर्जी देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना? तो इसीलिए इनकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो फिक्स होती है, डेफिनेट होती है बेटा। डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब फिक्स है इनकी। सपोज मतलब अगर मैंने बोल दिया कि सब्सटेंस एक्स है, इसकी हीट ऑफ फ्यूजन 200 कैलोरी पर ग्राम है, तो इसका ये सिंपल सा मतलब है कि अगर मुझे इसके 1 ग्राम सब्सटेंस को फ्यूज करना हो, लिक्विड स्टेट में लाना हो, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में, तो 200 कैलोरी मुझे हीट वहां से देनी पड़ेगी, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसा क्यों है? इसका रीजन अनइक्वल बॉन्ड्स। रीजन क्या है इसका? अनइक्वल बॉन्ड्स हैं। अब मान लो एक मॉलिक्यूल है, उसने 4 बॉन्ड बनाए, चारों की स्ट्रेंथ डिफरेंट है, तो हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो अलग अलग एनर्जी चाहिए ना, कोई बॉन्ड शॉर्टर है, कोई लॉन्गर है, सबकी स्ट्रेंथ डिफरेंट है, ठीक है? तो वहां पे मैं फिक्स वर्ड नहीं यूज कर सकता, तो यहाँ पे जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो इनडेफिनिट है। अगले पॉइंट पे आते हैं।
एक प्रॉपर्टी होती है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी क्या है? सुनिएगा, आइसोट्रोपी क्या है कि जो डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शंस पे डिपेंड कर रही है, अगर मैं उनका मेजरमेंट कर रहा हूं, है ना, तो उनका हर डायरेक्शन में इक्वल होना, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। गैस और लिक्विड जो है दे आर आइसोट्रोपिक। फिर से सुनिएगा मेरी बात, आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है कि अगर मैं किसी सपोज फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा हूं और वो फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी डायरेक्शन में मेजर कर लो, अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन एनी डायरेक्शन, if property gets same value in each and every direction, then it is called isotropic। ठीक है, बट यहाँ पे आपको दिखेगा ना कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। क्यों भाई? अब ये तो थोड़ा सा बात जो है ना डाइजेस्ट होने वाली नहीं है। आपने कहा कि एक ऑर्डरली ज्योमेट्री है, एक पैटर्न है पार्टिकल्स का, और आप कह रहे हो कि एनाइसोट्रोपिक है। एनाइसोट्रोपिक का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स के अंदर डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, उसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग आना। दो वर्ड है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइंस, एमोर्फस आर आइसोट्रोपिक। सोचने में थोड़ा अजीब लगता है, जिसमें अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, जिसमें एक ऑर्डर है, दैट इज एन आइसोट्रोपिक, और जो ऑर्डरली नहीं है वो आइसोट्रोपिक है। अब ये क्या चक्कर है, सुनिएगा ध्यान से। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी का। मान लो मैं इस तरीके से पार्टिकल्स ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने इस तरीके से एक ज्योमेट्री बना ली, पार्टिकल्स का एक अरेंजमेंट ड्रॉ कर दिया। अब मैं किसी सपोज डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को मेजर कर रहा हूं अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। मान लो मैंने एक डायरेक्शन ये वाली पकड़ ली, एक ये वाली डायरेक्शन है ना, ठीक, और एक दूसरी डायरेक्शन ऐसे ले ली। अब देखना इनमें होगा क्या कि जैसे ये देखो, आप सपोज इसका नाम कुछ नाम रख लेते हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है ना। ए वाली में देखो आप कि ये ग्रे ग्रे, मतलब हर तरफ एक ही कलर के पार्टिकल्स एनकाउंटर हो रहे हैं, इधर भी ग्रे, इधर भी ग्रे, इधर ब्लू ब्लू ब्लू। मतलब आप एक तरफ बिल्कुल सेम टाइप ऑफ पार्टिकल है, और यहां भी देखिए दूसरी तरफ तो वो भी सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। बी में ऐसा नहीं, आप देखिए ऑल्टरनेट फैशन में बी में ग्रे ब्लू देन ग्रे, दूसरे हाफ में है ब्लू ग्रे देन ब्लू। तो अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो यहाँ पे अगर मैं अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा हूं तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न को एनकाउंटर करना पड़ रहा है। तो अगर प्रॉपर्टी डायरेक्शनल डिपेंडेंट है तो उसकी वैल्यू के अंदर वेरिएशन मिलेगा अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, अगर वो डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी की बात चल रही है तो अगर मैं इस डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इनमें वेरिएशन आ जाएगा। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। सपोज मान लो यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 आ गया, तो मे भी दूसरे डायरेक्शन में 1.52 आ जाए, बट वेरिएशन हो सकता है डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर, सारी प्रॉपर्टी नहीं। ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट करती है उनकी वैल्यूज आपको अलग अलग डायरेक्शंस में अलग मिलेगी इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, दैट्स व्हाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड एनाइसोट्रोपिक। तो ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हुई। फिर ये एमोर्फस को आप आइसोट्रोपिक कैसे हो गया यार, जबकि इसमें तो क्या डिसऑर्डर्ड है, इसमें ऐसा क्या हो गया? तो बेटा इसकी बात सुनिएगा, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, इसमें कोई गैस है कंटेनर के अंदर, कोई भी गैस मान लो आप, लाइक H2 गैस मान लिया, हाइड्रोजन गैस है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज को क्या बोलूंगा? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मालूम है सबको ये? अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी की बात करूं तो उसको क्या बोलूंगा? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन अगर मैं बल्क सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूं, दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है उसकी स्पीड की बात कर रहा हूं, ठीक है, कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैं वहां सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को स्पेसिफाई कर रहा हूं। बट अगर मैं इस बल्क सैंपल की बात करूं तो उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अगर गिवन सैंपल ऑफ मॉलिक्यूल्स से एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज आप डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए मेरे एग्जांपल लेने का सेंस क्या है कि अगर इसमें देखूं तो हर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा होगा, तोड़ फोड़ मचा रहा होगा, दीवार पे टक्कर मार रहा होगा, वॉल के ऊपर आपस में टकरा रहे होंगे, इस तरीके से बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे होंगे, हर मॉलिक्यूल एक डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा। ठीक है, स्पीड मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट है, दैट इज माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में स्पीड की बात कर रहा हूं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन कर रहे हैं, वॉल के साथ भी कोलिजन कर रहे हैं, वॉल पे कोलिजन कर रहे हैं, दे इंपार्ट फोर्स ऑन वॉल एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, दीवार पे प्रेशर भी लगा रहे हैं वॉल के ऊपर, बट जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी निकल के आ रही है प्रेशर, दैट इज सेम। बताइए, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स तो क्योटिक फैशन में, दे आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, और उनके मूवमेंट की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो कोलिजन कर रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर फॉर्म हो रहा है। बट मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट इज प्रेशर, वो तो फिक्स निकल के आ रहा है 2 atm। तो बेटा कहने का ये सेंस है, केओस के अंदर भी कहीं ना कहीं ऑर्डर होता है। अगर आप मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताया जाता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको कि molecules keep moving on with different speed, but fraction of molecules that move with certain limits is always constant। मे बी अगर फिजिक्स में आपने ये पढ़ा हो कि मॉलिक्यूल्स अलग अलग स्पीड से मूव तो करते हैं, बट एक रेंज में, जैसे अगर मैंने एक रेंज फिक्स कर ली कि 3 सपोज 500 से 510 मीटर पर सेकेंड, इस रेंज के बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो केओस के अंदर भी एक ऑर्डर होता है। तो आप इस बात को समझिएगा कि एमोर्फस सॉलिड में डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है, बताइए, बट डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। जो मैंने एग्जांपल आपको बताया उससे कोरिलेट करने की कोशिश करिए। केओस है हर डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में डिसऑर्डरलीनेस है, बट जो डिग्री ऑफ डिसऑर्डरलीनेस है दैट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, दैट्स व्हाई अगर हम बात करें तो हम किसी भी डायरेक्शन में अगर हम मेजर कर लें, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हम प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज को मेजर कर लें, उसकी वैल्यू जो होगी वो हर डायरेक्शन में मुझे सेम मिलेगी। ठीक है, तो यहां से मैं बोलूंगा कि जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक व्हाइल एमोर्फस आर आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज का हर डायरेक्शन में इक्वल मिलना। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, ये तो एनिसोट्रोपी और आइसोट्रोपी हो गया। अगर एक इनमें डिफरेंस ये है कि अगर आप इनको किसी शार्पेस्ट टूल से कट करो, मतलब मैंने इनको कट किया अगर, तो यहाँ पे जो सरफेसेस मिलते हैं वो प्लेन सरफेसेस मिलते हैं, प्लेन सरफेसेस
शार्प एज टूल। ठीक है, अगर मैं इसको काट रहा हूं तो वहां पे जो सरफेसेस आएंगे वो हमेशा कैसे होंगे, प्लेन होंगे। इसमें क्या होता है कि आपको रफ सरफेसेस मिलते हैं, काटते हो आप तो वो ऑब्वियसली अगर अनइवन सरफेसेस हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक रैंडम मैनर में है, तो ऑब्वियसली अगर आप कट करोगे तो रफ सरफेसेस ही मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, दे आर ट्रू सॉलिड्स, मतलब सॉलिड का मतलब ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ट्रू सॉलिड्स। इनकी बात करूं, दे आर स्यूडो सॉलिड, नाम के सॉलिड है ये, और आप इनको कह सकते हो सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या मतलब है बेटा? देखिए, मैंने आपको बताया एमॉर्फस के अंदर कोई पैटर्न नहीं, पैटर्न हर जगह ब्रेक होता है। लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स डिसऑर्डरली मैनर में होते हैं। ठीक है, तो लिक्विड के पार्टिकल जब डिसऑर्डर्ड है तो आपने किया क्या है कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे जो लिक्विड के पार्टिकल है वो डिसऑर्डर्ड है और आपने उनको ठंडा करके, कूल करके उनकी जगह पे फ्रीज कर दिया है। ठीक है, उनको उनकी जगह पे चिपका दिया है बिना किसी ऑर्डर के, लाइक ग्लास ऑब्वियसली। ठीक है, दे आर कॉल्ड सुपर कूल्ड। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एमॉर्फस सॉलिड आर लाइक लिक्विड्स और गैस। आपको पता है कि लिक्विड और गैस के अंदर फ्लूइड नेचर है, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। Same manner, amorphous solid also have tendency to flow, but in very slow way. जैसे आपने देखा वो ग्लास पेन्स जो हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है ना, भूतिया टाइप की जो बिल्डिंग्स है, आप उनमें जाओगे तो ग्लास पेन जो है ना वो बॉटम साइड में थिक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लास फ्लो करने की टेंडेंसी रखता है। हालांकि वो चीज बहुत टाइम बाद डेवलप होती है ना, बट उसके अंदर एक टेंडेंसी है फ्लो करने की। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज है एमॉर्फस सॉलिड की, दैट इज सिमिलर विद लिक्विड्स। अब मिल्की अपीयरेंस तो आता है उसका सम डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। जो मिल्कीनेस आती है वो तो क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आती है। सम सॉर्ट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ग्लास के अंदर भी होता है। मैंने बताया कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ऑर्डर वहां पे ही है, बट वो ऑर्डर कैसा है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। एग्जांपल्स की बात करें तो डायमंड है, सबसे पहले मुझे डायमंड एग्जांपल में याद आता है, ग्रेफाइट है, NaCl है, बहुत सारे अभी एग्जांपल बताऊंगा आपको क्लासिफिकेशन के अंदर। इसके अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर। पॉलीमर आपको पता ही है, पीवीसी हुआ, पॉलीथाइलिन हुआ, तो बेकेलाइट्स हुए, ये जितने भी हैं दे आर एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अभी बहुत सारे क्लासिफिकेशन में आपको बताऊंगा। अब एमॉर्फस में बस एमॉर्फस को याद रखो, क्रिस्टलाइन तो अपने आप पे समझाओगे। एमॉर्फस में ग्लास है, रबर है, प्लास्टिक है, पॉलीमर है, इनको छोड़ दो बाकी सारे कैसे हैं, क्रिस्टलाइन है। अब पॉलीमर पहचानने आने चाहिए, जैसे पीवीसी लिख दिया तो सर ने बोला था यार पॉलीमर पीवीसी पता ही नहीं आपको क्या है, पीवीसी पॉलीमर है, तो अगेन इट्स विल बी एमॉर्फस सॉलिड ना। अब ये जो दो चीजें बताई आप, मतलब जो क्लासिफिकेशन बताया उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, और फिर आपको जो डाउट है मेरे से पूछ लीजिए। मैंने आपको सॉलिड के बारे में बताया, सॉलिड का क्लासिफिकेशन बताया कि सॉलिड्स जो है ऑन बेसिस ऑफ देयर arrangement of particles, they are classified in two parts, crystalline and amorphous. Crystalline have long range order while amorphous have short range order. Order का मतलब कि constituent particle का एक definite geometrical pattern है ना। crystalline solid में जो particles का arrangement है वो regular है, they have repeating units, मतलब एक particular pattern जो है वो throughout crystal repetition में जा रहा है, बल्कि amorphous में ऐसा कुछ भी नहीं है। repetition, there may be some sort of repetition, but it is present in short range order, है ना। थोड़ी देर के लिए वो repetition दिख रहा है, उसके बाद वो repetition break हो रहा है। फिर मैंने बोला क्रिस्टलाइन सॉलिड है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करें दैट इज फिक्स, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे एट सम गिवन एक्सटर्नल प्रेशर। जहां भी आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं ये ध्यान रखना होगा कि आपको एक्सटर्नल प्रेशर डिफाइन करना होगा, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर।
चलिए अभी इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, आप बस इतना याद रखो कि दे आर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होंगे। सिंपल एग्जांपल इज आइस। आइस को आप 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। Amorphous solid do not have fixed melting point. They soften over a range of temperature. मतलब वहां पे एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट की कोई बात नहीं होती, एक टेम्परेचर रेंज में वो जाके क्या होते हैं, हीट देने पे धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं, तब जाके लिक्विफाई होते हैं। उनका जो कूलिंग कर्व है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, धीरे धीरे स्लो मैनर में चेंजेस होते दिखेंगे। जबकि यहाँ पे चेंजेस कैसे हैं, एब्रप्ट हैं। मतलब ये देखिए आपका ये मान लो स्टीम थी 110 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, आपने इसको ठंडा करना शुरू किया। अब ये ठंडा करते जा रहे हो आप, जब मैं बेटा पूछूंगा कि आपको टाइम दूंगा क्वेश्चंस पुट अप करने का, अभी पहले समझने पे फोकस करो। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, तब जाके देखिए लिक्विफाई हो रहा है। उससे पहले टेम्परेचर कुछ भी हो आप लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर क्या हो रही है, लिक्विफाई हो रही है लिक्विड के अंदर एक फिक्स टेम्परेचर पे, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। दे आर फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर और ठंडा किया 100 से, फिर ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस कर्व है, और इसका कूलिंग कर्व कैसा है, कंटिन्यूअस, एमोर्फस सॉलिड। हीट ऑफ फ्यूजन किससे रिलेटेड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ से। अगर मैं बात करूं तो सारे जो जहां पे एक ऑर्डरली मैनर में अरेंजमेंट है, तो वहां बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसी, इक्वल है। तो अगर इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ है, तो अगर मुझे एक फिक्स नंबर ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ना हो तो वहां पे डेफिनेट एनर्जी लगेगी। मान लो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, मेरे पास एक मूल बॉन्ड है, तो मुझे कितनी एनर्जी लगेगी, 6 × 10⁻24 जूल, वो फिक्स एनर्जी है। एमोर्फस सॉलिड में बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट है, ऑब्वियसली जो आप फिक्स हीट की बात नहीं कर सकते, फिक्स हीट एनर्जी की बात नहीं कर सकते, कि उनको तोड़ने के लिए एक डेफिनेट हीट लगेगी, वो आप नहीं बोल सकते। इसके बाद मैंने बात की आपसे, बीच में छूट गया, आइसोट्रोपी, अनआइसोट्रोपी। व्हाट इज आइसोट्रोपी? आइसोट्रोपी का मतलब ये है बेटा कि जो डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, मतलब जिनकी वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, अगर उनको मैं मेजर करूं अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, उसका सेम आना, प्रॉपर्टीज का सेम मिलना अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, दैट इज कॉल्ड आइसोट्रोपी, ठीक है। तो आइसोट्रोपिक कौन है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस? एमोर्फस सॉलिड जो है दे आर आइसोट्रोपिक। क्यों? क्योंकि वहां पे जो डिसऑर्डरलीनेस है इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन इट इज आइडेंटिकल, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरलीनेस, बेटा जो डिसऑर्डरलीनेस है उसकी जो एक्सटेंट है, मतलब जितना डिसऑर्डर एक्स डायरेक्शन में है, उतना ही डिसऑर्डरलीनेस वाई डायरेक्शन में है, उतना जेड डायरेक्शन में भी है। एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस वो सेम है हर डायरेक्शन से, ठीक है। पैटर्न इज स्कैटर्ड इक्वली इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें क्या मिल रहा है कि पैटर्न रेगुलर तो मिल रहा है, बट अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ पार्टिकल्स को इनकाउंटर करना पड़े, इसलिए वो कैसे हैं, एनाइसोट्रोपिक। Amorphous solids are pseudo-solid or supercooled liquid. Properties of amorphous solid are like liquids. ठीक है, they are pseudo-solids. While crystalline solid are true solid. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि आप amorphous solid की याद रखना, ग्लास हुआ, रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, पॉलीमर्स हुआ, they are amorphous. हाँ, अब मैं आता हूँ आपके सवालों पे। अब आप 1 by 1 करके जरा सवाल पूछिए। पहला सवाल साहिल राशिद का सुनिएगा, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बोलूं दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो एनर्जी है। अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करूं, सपोज किसी का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 200 कैलोरी पर ग्राम है,
तो वो सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, एक टेम्परेचर है, एक एनर्जी है। अगला सवाल है, क्वार्ट्ज इज क्रिस्टलाइन सॉलिड बट क्वार्ट्ज ग्लास इज एमोर्फस। बेसिकली क्वार्ट्ज इज SiO2 यूनिट। सुनिएगा, SiO2 यूनिट जो है उसको क्वार्ट्ज बोलते हैं। इफ SiO2 यूनिट आर प्रेजेंट इन रेगुलर पैटर्न, एक आपको पैटर्न ऑर्डरली पैटर्न में बनता हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वार्ट्ज व्हिच इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। बट इफ SiO2 यूनिट इज प्रेजेंट इन डिस्क्रीट मैनर, स्कैटर्ड मैनर, तो उसको हम बोलते हैं कि क्वार्ट्ज ग्लास है। अगला सवाल, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर इन मेल्टिंग पॉइंट दैट यू सेड, ये अभी यहाँ पे जरूरी नहीं है, लिक्विड सॉल्यूशन में बताया जाएगा। अगला सवाल, अगला बोलिए, इज सैंड एमोर्फस? बिल्कुल, सैंड जो है वो SiO2 यूनिट है, वो एमोर्फस है। सर व्हेन वी कट ग्लास सरफेसेस आर स्मूथ, नहीं ऐसा नहीं होता। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो आप, स्मूथ सरफेसेस तो उसको घिस के बनाए जाते हैं बेटा। इज बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन? यस, बेंजोइक एसिड इज क्रिस्टलाइन। बेटा ये सारी कहानी मैंने अभी रिपीट की। व्हाई इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक? मैंने बताया कि एक एग्जांपल से बताया था वैभव, कि मैंने बताया था कि आप अलग अलग एक्सिस के अलोंग अगर आप देख रहे हो तो पार्टिकल्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम नहीं है। लो, अब प्लेन सरफेस और रफ सरफेस का मतलब मैं नहीं बता सकता। इतना मुश्किल सवाल आप पूछ रहे हैं मुझसे कि प्लेन सरफेस क्या होता है और रफ सवाल क्या होता है, रफ सरफेस क्या होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो डाउट है वो अननेसेसरी है। मुझे ढंग का एक सिंगल डाउट नहीं मिला जिसमें कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी या कुछ का वो मिले। When crystalline convert into amorphous, never, कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं है जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एमोर्फस बना सको। हाँ, if some degree of crystallinity is present in amorphous solid, but there is no sort of external condition in which you can convert crystalline solid into amorphous. Yes, plastic is an amorphous solid. अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करने वाला हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड में। एक्चुअल मीनिंग ऑफ एमोर्फस इज, एक्चुअल मतलब एमोर्फस का यही है कि कोई ऑर्डर का किसी सर्टेन टाइप ऑफ ऑर्डरलीनेस का एब्सेंट होना। कंटिन्यूअस कूलिंग कर्व जो है वो एमोर्फस सॉलिड में होता है। हाउ डू वी गेट इक्वल वैल्यू ऑफ आइसोट्रोपिक? ये जो समझा रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरलीनेस सेम है। Latent heat is hidden, then how we measured fixed? Oh my. Can we compress amorphous solid? Definitely we can compress. All polymers are, yes, polymers are amorphous. बेटा मतलब 11th और 12th ये तो समझ में आ गया, आपने खूब मजे किए हैं। We can convert amorphous solid into crystalline, मतलब ऐसा SiO2 वगैरह के लिए कर सकते हैं, बट amorphous amorphous ही रहेगा। आप रबर के अंदर एक ऑर्डरलीनेस क्रिएट नहीं कर सकते, या प्लास्टिक के अंदर बेटा एक ऑर्डरलीनेस क्रिएट नहीं कर सकते, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। वाह, डिफाइन, ये आएगा 80 में 20 नंबर में, डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, वही मैं भी कहना चाहता हूँ। देवेश बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, कि मतलब ये बिल्कुल जो आसान सा टॉपिक है उसमें हम इतने सारे फर्जी के डाउट्स पूछ रहे हैं, है ना, जो कि मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 90% डाउट जो है उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ना वो कभी आने वाले हैं। बेकेलाइट एमोर्फस है, मतलब इस स्पीड से अगर आप पढ़ोगे बेटा तो जेई में, और ये जो इन पे क्वेश्चन जो है ना, मतलब आप टीचर को बेसिकली बाउंड कर रहे हो पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। जेई ने कभी नहीं पूछा होगा कि विच वन इज क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। एक सड़ियल से टॉपिक पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी। टॉपिक है ही नहीं बेटा, इजी का तो मतलब ही नहीं, ये टॉपिक है ही नहीं। इस पे आपको इतने सारे डाउट हैं, और जिसमें से 90% से ज्यादा डाउट जो है वो बिना किसी सेंस के हैं। स्यूडो मतलब नॉट रियल,
वही ना, मैं देखिए आप लोगों से मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि बेटा जो जिस टाइप के आप डाउट पूछ रहे हो ना, वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है। मैं मतलब आज पहली क्लास है इसलिए आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपको अपने अंदर एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है, कंसेप्चुअल स्किल डेवलप करनी है। अब अगर आप मुझे ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे कि व्हाट इज प्लेन एंड रफ सरफेसेस, तो बेटा फिर तो बंटा धार होना है। हाँ ऑब्वियसली बेटा, बोर्ड भी नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि इफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज हिडन देन व्हाई इट हैव फिक्स्ड वैल्यू। ये सही बात है, जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपको मैं फिर से 2 मिनट में इसको, मुझे नहीं पता सिंथेटिक डायमंड क्या होता, मैं 2 मिनट में और इसको रिव्यू कर दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए कि बेसिकली पार्टिकल्स का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो ऑन बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट। मतलब जहां पे एक ऑर्डरली अरेंजमेंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और जहां पे डिसऑर्डरली अरेंजमेंट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड। दूसरा एक इसमें मुद्दे की बात याद रखनी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक, एमोर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। ठीक है, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गिव सम मोर एग्जांपल। तो बेटा ये सारी चीजें ना एक मतलब इस इतनी जिस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं ना, सॉलिड फिजिक्स एक पूरा कोर्स है, तो जो हम उसकी फाइंडिंग है केवल उसको पढ़ते हैं, है ना। ये बात आपके समझ में भी नहीं आएगी, जो चीजें आगे लेवल पे उनसे कई चीजों के रिजल्ट निकल के आते हैं, जैसे ब्रेक्स लॉ है, इन सारी चीजों के मिलर इंडिसेस है, उनके रिजल्ट है। तो कई चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, तो हर चीज जो है वो जब एनाइसोट्रोपी है तो आप इसको याद कर लो, एनाइसोट्रोपी। ठीक है, जैसे मेरा समथिंग नाम विपुल है तो मैं बोल दूं मेरा नाम विपुल। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज की जा सकते हैं जो कि वर्डलेस है, मतलब कोई मीनिंग नहीं है उनका। चलिए अब ध्यान से सुनिए, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको क्लासिफाई किया गया 4 डिफरेंट क्लास में। बेटा आप लोग अभी भी स्कूल वाले पैटर्न पे उससे बाहर निकलो, नहीं निकलोगे ना तो आगे बहुत दिक्कत होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन डिफरेंट है स्कूल एग्जामिनेशन से, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, second is ionic solid, third is metallic solid, and last one is covalent or network solid, बात ये आती है कि इनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। इसका रीजन समझते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ड्राई आइस ले रहा हूँ सपोज, ठीक है। ड्राई आइस पता ही सबको कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। अक्षित त्यागी है समथिंग करके, उनका सवाल सुनिएगा, सर व्हाई ओल्ड बल्ब्स ग्लास नॉट फ्लो डाउनवर्ड। बेटा अगर ये आप ऑफलाइन होते ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता।
तो एक तो है ड्राई आइस, है ना बेटा, मतलब एक जो चीज पढ़ाई जा रही है उस पर फोकस करो, अननेसेसरी की चीजें पॉइंट आउट मत करो। ड्राई आइस का मतलब समझते हैं आप? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड पोलर या नॉन पोलर? अक्षित बताना, ड्राई आइस पोलर है या नॉन पोलर है? बेटा ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको सॉलिड फॉर्म में ड्राई आइस बोलते हैं। sp हाइब्रिडाइज है ये, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, दोनों इसके डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दोनों डाइपोल जो है इक्वल, यहाँ पे दोनों बॉन्ड जो है वो इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और एंटी पैरेलल है, नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0। इफ नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0 देन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन पोलर। ठीक है, तो CO2 कैसा मॉलिक्यूल है? नॉन पोलर है। अच्छा अब एक CO2 का मॉलिक्यूल दूसरे CO2 के, मेरी बारी है ना, मैं पूछता हूँ, बहुत सारे आप लोगों ने ऊटपटांग डाउट पूछ लिए, अब चलिए मैं काम के डाउट आप लोगों से पूछता हूँ कि दो CO2 के मॉलिक्यूल से इनके बीच में कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, ये बताइए मुझे। बिल्कुल सही है नमन बेटा, सही है। मॉलिक्यूलर फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, लंदन फोर्सेस, बिल्कुल सही। अभी देखिए ना, जो मतलब इररिलेवेंट डाउट पूछ रहे थे वो सब शांत हो गए। ऑब्वियसली लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस जो होंगे वो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करेंगे, लंदन और डिस्पर्सन फोर्स, वेरी गुड। तो ये बेसिकली लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस है ना, ये वीक फोर्सेस है बेटा, है ना, बहुत ही वीक फोर्सेस हैं, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में दे आर एक्टिंग। ठीक है, अगर मान लो मैं सपोज सॉलिड फॉर्म में HCl ले लूं, सारे सॉलिड की बात हो रही है, HCl लिक्विड फॉर्म में होता है बट मैं सॉलिड फॉर्म में बात कर रहा हूं, HCl या SO2 ले लूं, तो ये मॉलिक्यूल कैसे हैं? पोलर और नॉन पोलर? पोलर है, वेरी गुड। हाँ, अब सही है। तो यहाँ पे जो इंटरेक्टिव फोर्स होंगे वो कैसे होंगे? डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन होंगे, आयन डाइपोल नहीं, आयन डाइपोल नहीं है बेटा, पोलर मॉलिक्यूल है। HCl का एक मॉलिक्यूल दूसरे HCl से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के थ्रू लिंक होगा, दैट इज कॉल्ड बेसिकली डाइपोल डाइपोल टाइप इंटरेक्शन। ठीक है, अब डाइपोल डाइपोल का एक क्लासिफिकेशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पढ़ा होगा आपने। जैसे कि वाटर में, आइस में अगर बात करें तो वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पे देखिए ना कि अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से लिंक कैसे है? इधर इट में बी लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस हैं दे आर लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस। ठीक है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है, SO2 का एक मॉलिक्यूल दूसरे SO2 से कैसे लिंक है? थ्रू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरीके से वाटर, इट इज लिंक विद अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात क्लियर है ना बेटा? यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट्स है ना, दे आर मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, कंस्टिट्यूएंट्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, मॉलिक्यूलर टाइप में अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूं तो इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स है दे आर मॉलिक्यूल्स, फोर्सेस कैन बी लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? आयनिक का एग्जांपल देखते हैं, लाइक NaCl लिया आपने या ZnS लिया या सीजियम क्लोराइड लिया, यहाँ पे कौन से फोर्सेस हैं? आयनिक बॉन्ड, सिंपली आयनिक बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
कंस्टिट्यूएंट्स आर आयंस, मालूम है सबको। मेटेलिक सॉलिड लाइक आपने गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, आयरन ले लिया, तो यहाँ पे फोर्सेस कौन से हैं? दे आर मेटेलिक बॉन्ड्स। व्हाट आर देयर कंस्टिट्यूएंट्स? कंस्टिट्यूएंट क्या होंगे बेटा? कर्नल्स, बिल्कुल सही। व्हाट आर कर्नल्स? कर्नल्स का मतलब कि जो पॉजिटिवली चार्ज केटायन है, दे आर सबमर्ज्ड इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ऐसा है कुछ सिनेरियो। देखिए, पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, वो फिक्स है अपने लेटिस पोजीशन पे, केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड फॉर्म में, मतलब उनसे अटैच नहीं है, दे कैन मूव एनीवेयर। ठीक है, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है जिससे करंट पास करता है। तो यहाँ पे जो एंटिटीज हैं, दे आर कर्नल्स प्लस डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल, जैसे सपोज कार्बन डायमंड है, या फिर कार्बन ग्रेफाइट है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, सिलिका है, ये सारे जो है वो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड है। इनमें क्या होता है देखिएगा जरा, जैसे सपोज मेरे पास ये कार्बन है डायमंड के अंदर, तो ये क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा होगा। इसी टाइप से हर कार्बन टेट्राहेड्रली सराउंडेड होगा थ्रू अनदर 4 कार्बन एटम्स। तो आपस में मिलके कर क्या रहे हैं बेटा? एक जायंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। बताइए, जायंट नेटवर्क बना रहे हैं ना, एक रेपिटेशन फॉर्म कर रहे हैं, आपस में लिंक हो गए, एक जायंट नेटवर्क बना रहे हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है? ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है ना। कंस्टिट्यूएंट क्या है? एटम्स। बॉन्ड इज कोवेलेंट, कंस्टिट्यूएंट्स आर एटम्स। ठीक है, तो हमें जरूरत क्यों पड़ी इनको कैटेगराइज करने की? ऑन बेसिस ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे चारों के अंदर जो बॉन्डिंग है वो डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स आर मॉलिक्यूल्स, बॉन्डिंग में भी कौन कौन सी बॉन्डिंग हो सकती है? लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेज हो सकते हैं, जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में हो सकते हैं, जैसे आर्गन हुआ, सपोज I2 हुआ, नॉन पोलर है। ठीक है, CO2 हुआ, CCl4 हुआ, दे आर बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिनका डाइपोल मोमेंट कितना हो? 0। तो उनके बीच में जो फोर्सेज होंगे वो लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेज होंगे। पोलर मॉलिक्यूल है, वहां पे फोर्सेस कौन से होंगे? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का एक क्लासिफिकेशन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। जैसे कि वाटर हुआ, अमोनिया हुआ सॉलिड फॉर्म में, दे आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आयनिक टाइप सॉलिड में कौन सी कंस्टिट्यूएंट है? दे आर आयंस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर आयनिक बॉन्ड। मेटेलिक में constituents are positively charged metal cation plus delocalized electron। metal cations क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं, है ना। बॉन्डिंग कौन सी है? मेटेलिक बॉन्ड। फिर नेक्स्ट आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसमें constituents are atoms and bond present between atoms are covalent bond। ठीक है, अब इनकी जरा प्रॉपर्टीज पे आते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे। ये तो मैंने टाइप बताया आपको, ये बताया फोर्सेस बताया, ये कंस्टिट्यूएंट्स बताए। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पे, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो उसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए? बॉन्डिंग से पता लगेगा, रिया अग्रवाल। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा ये, और थोड़ा बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए कि कहाँ पे बॉन्डिंग क्या है। अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो अगर किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो उसकी नेसेसिटी क्या है? या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए या फ्री आयंस होनी चाहिए बेटा, है ना। ये चीजें होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड स्टेट, और जो चार्जेस हैं दे आर नॉट कंप्लीट चार्जेस, दे आर पार्शियल चार्जेस। तो ये कैसे होते हैं? दे आर इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। आयनिक सॉलिड की बात करिए, आयनिक सॉलिड में क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी फ्लो होती है या नहीं होती है, बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर आप आयनिक सॉलिड को अगर आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो तो आयंस तो अपने लैटिस पोजीशन पे फिक्स हैं, अगर चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो होगा नहीं। तो चार्ज को आयंस को मूव करने के लिए आपको उनको फ्री करना पड़ेगा, और फ्री कैसे होंगे, या तो आप उनको एक्वस फेज में ले लो, मतलब पानी के अंदर मिला दिया, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना हाई होता है कि वो उनके बीच के आयनिक फोर्स को स्प्लिट कर देगा और जिससे आयंस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। या फिर आप उनको मोल्टेन स्टेट में ले लो, गला दो आप उनको, है ना। तो दे आर नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड but conductor in molten or aqueous form. In molten or aqueous form. ठीक है। मेटलिक इज ऑलवेज कंडक्टर, आप किसी भी फेज में ले लो, चाहे सॉलिड में ले लो, लिक्विड में ले लो, गैस में ले लो, इट इज ऑलवेज कंडक्टिंग, क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर ऑलवेज मोबाइल, है ना। कोवेलेंट, दे आर नॉन कंडक्टिंग एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपको ये पढ़ाया जाएगा कि बॉन्डिंग के अंदर ग्रेफाइट में क्या होता है कि लेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है, और हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है जिसमें प्योर पी ऑर्बिटल में एक जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इट कैन मूव टू डिफरेंट लेयर्स, है ना, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है वो थर्मली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था। इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं हर चीज पूछने का आपको एक टाइम दूंगा, लेकिन टाइम में पूछेंगे आप, ऐसा नहीं कि फालतू कुछ भी आप पूछे जा रहे हैं, इररिलेवेंट डाउट्स मत पूछिए जो टाइम वेस्ट करेंगे। कर्नल्स बेटा, ये है कर्नल्स, देखिए कर्नल्स का मतलब क्या है, किसी ने पूछा है कर्नल्स क्या, जैसे देखिए फिक्स पॉजिटिव मेटल कैटायन है अपने लेटेस्ट पॉइंट पे अपनी जगह, जैसे एक सिंपल सी कोरोलरी समझ लो ना, कि जैसे मान लो आप अभी हो, ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से भी लिंक हो, आप अपने होम टाउन में बैठे हो, ठीक है, लेकिन आप सपोज आईआईटी के अंदर सेलेक्ट हो गए, आईआईटी चलेगी, तो अभी भी आप अपने पेरेंट्स से अटैच हो, बट आप मोबाइल हो गए, आप अपनी जगह पे नहीं हो, आप किसी दूसरे सिटी के अंदर प्रेजेंट, ठीक है। तो बेसिकली जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस हैं उनके ग्रुप को कर्नल्स बोलते हैं, और ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी वजह से वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बट इट इज नॉट अटैच्ड विद इट्स पेरेंट कैटायन, इट इज मोबाइल, इट कैन गो टू एनीवेयर। सर मूल कंसेप्ट पढ़ाएंगे क्या, सर आप इसी स्पीड में ही पढ़ाएंगे क्या, सर व्हाट अबाउट देयर मेल्टिंग पॉइंट, व्हिच फोर्सेस इन आयनिक सॉलिड, नो डाउट सर, क्या है, यस वैन डर वाल फोर्सेस इज लंदन फोर्स, सही है। On which basis crystalline solids are classified? On basis of forces acting between constituent particles, crystalline solids are classified. AgCl कैसा सॉलिड है, AgCl में अगर अपन बॉन्डिंग की बात करें तो कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अगर AgCl के स्ट्रक्चर की बात करें तो AgCl कैसा कैसा है, मॉलिक्यूलर है, आयनिक है, तो आयनिक सॉलिड, अगर आयंस से मिलके बना है तो आयनिक सॉलिड होगा। हाँ ये अच्छा सवाल पूछा, व्हाई कोवेलेंट सॉलिड्स हैव एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये सवाल सुनिएगा, इसका जवाब सुनिए आप, कि जैसे अगर मान लो मैंने एक लकड़ी ली, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, एक लकड़ी ले ली, उसको तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं बंडल ले लिया लकड़ियों का, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, नहीं जरूरी नहीं है हर सब्सटेंस sp3 हाइब्रिडाइज, वहां पे क्या होगा कि
कोवेलेंट सॉलिड में क्या हो रहा है कि एक एटम लिंक है थ्रू अनदर एटम थ्रू डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड, और डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, और चूंकि आपस में वो लिंक करके एक जायंट नेटवर्क बना रहे हैं, तो आपको किसी एक सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, आपको प्लेंटी ऑफ बॉन्ड्स को तोड़ के आप उनको लिक्विफाई करना है। ठीक है, इसीलिए जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक्सेप्शनली हाई होता है इन केस ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड बिकॉज ऑफ देयर सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। आपस में वो लिंक होके जो जायंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसकी वजह से उनको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ती है मेल्ट कराने के लिए। और सबसे सॉफ्ट कौन से होंगे इनमें, ये बताइए। जो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो किसका होगा, मॉलिक्यूलर का। वेरी गुड, क्यों होगा बेटा, बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस। और मॉलिक्यूलर में भी सबसे कम किसका होगा मेल्टिंग पॉइंट। मॉलिक्यूलर में भी तीन टाइप मैंने आपको बताया, लंदन और डिस्पर्सन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नॉन पोलर वाले का ऑब्वियसली दे आर सॉफ्ट इन नेचर। वेरी गुड, बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। कुछ एक को क्या क्वेश्चन है बेटा आपका, क्या क्वेश्चन ले लूं आपको, बताइए वंदन। अब इतनी जल्दी स्क्रीन मूव कर रही है ना कि मैं कैसे बता पाऊं। आपने जो एग्जांपल लिया था क्रिस्टलाइन में एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी समझाने के लिए, अगर ग्रे को ब्लू से चेंज, एक मिनट रुकना, तो वो आइसोट्रोपिक बन जाएगा। कलर चेंज करने से भी तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा, ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ सारे एक कलर के ले लूंगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सारे एक कलर के ले लिए मैंने, है ना। लेकिन अगर मैं डिफरेंट डायरेक्शंस में जाऊंगा तो नंबर, जो पार्टिकल्स का नंबर होगा वो भी तो डिफरेंट होगा। डायगोनल डायरेक्शन में पार्टिकल्स डिफरेंट मिलेंगे, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस के लॉन्ग जा रहा हूं तो वहां पार्टिकल्स डिफरेंट मिलेंगे। इससे डायरेक्शनल डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के अंदर वेरिएशन आ रहा है। सर कैम्फर इज ऑब्वियसली, कैम्फर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होता है। हाउ आइस कैन बी क्रिस्टलाइन सॉलिड एज दे आर सुपर कूल्ड। क्या मतलब है सुपर कूल्ड का बेटा, आइस का सुपर कूलिंग से क्या रिलेशन है। एंड प्रोड्यूस फ्रॉम लिक्विड। सुनीत यादव जी कैसा सवाल है। आइस जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का रीजन ये है कि आप देखिए आइस का आप कोई भी एक छोटा टुकड़ा लोगे या फिर उसका बड़ा टुकड़ा लोगे, दो एजेस के बीच में हमेशा इंटरफेशियल एंगल आपको इक्वल मिलेगा। और सुपर कूल लिक्विड कैसे हुआ बेटा, सुपर कूल लिक्विड आपको पता है क्या होता है। हाँ, इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत रेयरली, मतलब ये जो दो टॉपिक बताए उनसे बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। एक आध बार मेंस वगैरह में पूछा है इनको, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं इनसे, जिन पे आपने बहुत सारा मेरा टाइम वेस्ट किया। तो मतलब अगली क्लास से थोड़ा सा आप ये कोशिश करिएगा कि जो डाउट्स होने चाहिए ना, अदरवाइज मैं नाम लेके बोलूंगा कि उन्होंने ये डाउट पूछा है। ठीक है, हाँ, जो कंसेप्चुअल डाउट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो इररिलेवेंट डाउट्स पूछ रहे हैं ना, मैं उनका नाम लेके बोलूंगा कि इन्होंने ये डाउट पूछा है ना। मतलब यहाँ पे क्या है ना कि मैं एक चीज देख रहा हूँ, जैसे क्लास में नहीं होता है कि डाउट पूछने की एक होड़ लगी हुई है। ठीक है, और उन डाउट्स में आप ज्यादातर रिलेवेंट डाउट नहीं पूछ रहे हो। यहाँ पे आईआईटी आपके एनालिटिकल स्किल टेस्ट करती है और आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी क्या है, उसकी बजाय बाकी लीक से हट के आप ज्यादातर चीजें पूछ रहे हो। अब देखिए जैसे प्रांजल वर्मा जी पूछ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिक डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग। बेटा ये सवाल आपके बोर्ड में भी नहीं आएगा 2 नंबर का, है ना। तो प्रिसाइज होने की कोशिश करिए। मैं बॉन्डिंग यहाँ पे थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ।
अगर आपको जेई में सेलेक्ट होना है तो जो मैं कह रहा हूँ वैसा करिए, अदरवाइज अगर आप इस तरीके के ये जो थ्योरेटिकल डाउट्स और नॉन रिलेवेंट डाउट है तो बेटा ये सारे डाउट्स जो है ना वो जो आगे कन्वेंशनल कोर्सेज हैं जैसे बीएससी वगैरह उनमें आपको ये भर भर के पेज लिखने को आएंगे और ये आप आराम से लिख सकते हैं। नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं होती है। तो इसका मैं आपको हैंड आउट दे रहा हूँ, नहीं संडे को कोई क्लास नहीं होती। होमवर्क यही है कि अभी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ना। एनसीईआरटी में आप जाइएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़िएगा और एमॉर्फस सॉलिड पढ़िएगा और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़ लीजिए। हाँ, मन की भड़ास तो बेटा क्या है, मतलब ये कि मतलब एक्चुअली अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो वहां से बार बार ये पूछ रहे हैं संडे को क्लास चलेगी, संडे को क्लास चलेगी। मतलब इसमें आप ये सोचो ना कि अगर आप इस स्पीड से पढ़ोगे तो नुकसान एट लास्ट किसका है। हाँ, तो उसके लिए आपको आगे चलना पड़ेगा ना कि इसमें अभी पैकिंग आएगी, टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड्स आएंगे, उनकी उनकी डेंसिटी वगैरह कैलकुलेशन आएगी, जो ढंग की चीजें, जो रेलिवेंट वाली चीजें। अब आपने थ्योरेटिकल चीज जो कि कुछ नहीं पूछी जाती उस पे 1.5 घंटे निकलवाती है। ये नहीं समझ में आ रहा बहुत सारे लोगों को कि नुकसान किसका होगा इसमें इररिलेवेंट डाउट्स पूछने पे, है ना। मतलब मेरे लिए आप बहुत ब्रेकर का काम कर रहे हो इररिलेवेंट डाउट्स पूछ के। बेटा एलएम का मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने नहीं, क्लास का टाइम टेबल आपको मिल जाएगा जब भी होगा। अगर आप टीचर के कहने के हिसाब से नहीं चलोगे ना तो नुकसान आपका है, क्योंकि हम आपको अपना 8-10 साल का जो भी एक्सपीरियंस है ना वो शॉर्ट टाइम में किस तरीके से आपको करना है वो बताते हैं। आपने वैसे ही 2 साल नहीं पढ़ा, आपको उस 2 साल का सारा कुछ आपको 1 साल में कंप्लीट करना है। तो उसमें भी आप इररिलेवेंट अगर चीजें ज्यादातर पूछोगे और मुझे बार बार बॉदर करोगे तो नुकसान आपका होगा, उसमें समय आपका जाएगा। ठीक है। तो हालांकि ऑफलाइन क्लास में तो ऐसा नहीं होता कि मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरीके के ऊट पटांग डाउट्स पूछे। लेकिन अगली बार से अगर आप में से किसी ने भी अगर इररिलेवेंट डाउट उठाया तो मैं नाम लेके उससे पूछूंगा कि इन्होंने डाउट दिया है, ये पूछा है, आप लोग ही बताओ इसका जवाब क्या हो। ठीक है। आपको एक काम करना है कि अगली क्लास में जब भी आप आएंगे तो आप थोड़ा सा इस चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, और कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। जो मैं पढ़ाऊंगा केवल उतना करना है, उतना होमवर्क करना है आपको, और आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो जब भी आप आएंगे सॉलिड स्टेट में एनसीईआरटी पढ़ के आएंगे। उसमें लैटिस पॉइंट्स वगैरह अगली क्लास में मैं बताऊंगा, क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, ब्रेविस लैटिसेस बताऊंगा। ठीक है। और क्यूबिक स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि जो क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है या फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, वो सारी चीजें। बट प्लीज आज की क्लास मुझे मतलब क्या होता है ना कि हर टीचर का अपना एक क्लास को जज करने में एक लेवल होता है, लेकिन मैंने आज की क्लास में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फील किया है। तो ये आप कोशिश करिए अगले साल से ऐसा ना हो, मतलब सॉरी अगली क्लास से, है ना? तो इस तरीके की चीजें रिपीट ना हो। ठीक है। थोड़ा सा प्रिपेयर करके आइएगा, घर से पढ़ के आएंगे अच्छे तरीके से, ताकि चीजें पहले से थोड़ा आसान लगे। बाकी जिसको अगर कुछ मतलब बहुत ही बेसिक डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। लेकिन अभी भी फिर से कह रहा हूँ इररिलेवेंट डाउट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा। आपको हैंड आउट दे देता हूँ इसका, ये मैं घर जाके बेटा हैंड आउट मैं आपको दे देता हूँ इसका। 1 मिनट है ना, हैंड आउट देता हूँ, उसके बाद क्लास ऑफ कर देंगे।
नहीं बेटा मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता हूँ।